Welcome to Nursing Arena. My name is Kamal and today we are going to study psychology. Psychology जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है और साइक का मतलब सोल होता है या स्पिरिट। साइक का मतलब होता है सोल या फिर स्पिरिट। लोगोस का मतलब है द स्टडी और नॉलेज ऑफ। द स्टडी और नॉलेज ऑफ। द स्टडी और नॉलेज ऑफ को हम साइंस भी कह सकते हैं। लोगोस का एक मतलब होता है साइंस। तो साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिट इस शब्द को हमने कह तो दिया कि एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम स्पिरिट या सोल की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सोल को हम देख नहीं सकते। सोल को हम देख नहीं सकते तो उसकी स्टडी कैसे करेंगे? सोल को हम ना देख सकते हैं ना उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो ये वर्ड जो सोल वर्ड है वो आगे जाके रिप्लेस हो गया माइंड के साथ में। सोल वर्ड है जो आगे जाके रिप्लेस हो गया माइंड वर्ड के साथ। और ये माना जाने लगा कि साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ माइंड। फिर साइकोलॉजी की डेफिनेशन हो गई स्टडी ऑफ माइंड या साइंस ऑफ माइंड। लेकिन हम माइंड के अंदर किसी के माइंड के अंदर झांक के देख नहीं सकते, है ना। वी कैन नॉट पीप इन द माइंड ऑफ अदर पीपल, है ना। हम दूसरों के दिमाग में झांक के नहीं देख सकते, तो फिर उसकी स्टडी कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ में फिर साइकोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ और ये जो वर्ड था माइंड, ये माइंड वर्ड भी आगे जाके रिप्लेस हो गया था। और ये जिससे रिप्लेस हुआ वो वर्ड था बिहेवियर। ये आगे जाके किससे रिप्लेस हो गया? ये बिहेवियर से रिप्लेस हो गया। तो आगे जाके माइंड भी रिप्लेस होके जो फाइनल वर्ड बन गया वो था बिहेवियर। और ये माने जाने लगा कि एक ऐसी साइंस जिसके अंदर हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं उसको हम साइकोलॉजी कहेंगे। तो साइकोलॉजी का मतलब हो गया कि साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर या स्टडी ऑफ बिहेवियर, आइदर ह्यूमन और एनिमल। एनिमल बिहेवियर की स्टडी करो तो भी साइकोलॉजी कहलाएगा और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करो तो भी साइकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो हमने बोल तो दिया बिहेवियर। अब बिहेवियर है क्या? बिहेवियर क्या है? बिहेवियर का मतलब है कि कोई भी रेस्पॉन्स, किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलाई के प्रति, कोई भी स्टिमुलाई है उसके प्रति जो रेस्पॉन्स होता है उसे हम बिहेवियर कहेंगे। किसी भी स्टिमुलाई के प्रति जो रेस्पॉन्स होगा उसे हम बिहेवियर कहेंगे। क्या? तो जैसे मान लो कि बारिश होगी साहब और उसके कारण ठंड बढ़ गई, तो क्या होगा? लोग गर्म कपड़े निकाल देते हैं, पंखा बंद कर देते हैं, कूलर बंद कर देते हैं, एसी बंद कर देते हैं। तो ये जो चेंजेस आया कि ठंड का स्टिमुलाई आया और हमने ये सारे एक्टिविटी करी, तो ये क्या है? बिहेवियर है। तो कहने का मतलब है कोई भी स्टिमुलाई या स्टिमुलस के प्रति जो रेस्पॉन्स होता है उसे हम बिहेवियर कहेंगे। ये सिंपल वर्ड में एक डेफिनेशन। ठीक है, अब बिहेवियर दो तरह का होता है, एक तो होता है ओवर्ट बिहेवियर, दूसरा होता है कोवर्ट बिहेवियर। बिहेवियर के दो मेन टाइप है, एक है ओवर्ट, दूसरा है कोवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है कि वो बिहेवियर जिसको दूसरे लोग ऑब्जर्व कर सकते। ओवर्ट का मतलब है कि वो बिहेवियर जो कि ऑब्जर्वेबल है, जिसको लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? ओवर्ट बिहेवियर कहलाएगा। और कोवर्ट बिहेवियर का मतलब है कि वो बिहेवियर जिसको दूसरे लोग देख नहीं सकते। मतलब ये क्या होता है? ये हिडन होता है। जैसे किसी के दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, कोई कुछ सोच रहा है या कोई साजिश रच रहा है, तो ये क्या है? ये कोवर्ट बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है, जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है उसको ओवर्ट बिहेवियर कहेंगे और जो दिखाई नहीं पड़ता है उसको हम कोवर्ट बिहेवियर। अब बिहेवियर के कंपोनेंट की बात करते हैं। बिहेवियर के कंपोनेंट में तीन मेन कंपोनेंट बताया कि बिहेवियर के तीन मेजर कंपोनेंट है और इन्हीं कंपोनेंट के ऊपर पूरी साइकोलॉजी बेस्ड है और इन्हीं कंपोनेंट के ऊपर साइकेट्रिक बेस्ड है। अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आ गई तो साइकेट्रिक भी समझ में आ जाएगी। आपको ऑलरेडी पता है कि हर एक एग्जाम में 15 मार्क्स के सवाल है जो साइकोलॉजी और साइकेट्रिक को मिला के पूछे, है ना। तो हम इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बिहेवियर के तीन कंपोनेंट है,
तो कौन कौन से कंपोनेंट है? जो पहला कंपोनेंट है वो है कोग्निटिव। पहला कंपोनेंट है कोग्निटिव कंपोनेंट, और कोग्निटिव का मतलब होता है, कोग्निशन का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी, वो सारी गतिविधियां जो कि माइंड या ब्रेन से रिलेटेड है। वो सारी एक्टिविटी या गतिविधियां जो माइंड या ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब ब्रेन की जो भी एक्टिविटीज है उसको हम क्या कहेंगे? कोग्निटिव बिहेवियर कहेंगे। जैसे कि मेमोरी हो गई, रीजनिंग हो गई, परसेप्शन हो गया, सेंसेशन हो गया, फॉरगेटिंग हो गया, रिकॉल हो गया, है ना? तो ये सारी एक्टिविटी क्या है? माइंड से रिलेटेड है। इन सारी एक्टिविटी को करने के लिए हमारा माइंड यूज आता है, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन का यूज होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कोग्निटिव एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ और एग्जांपल है, इमेजिनेशन है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कोनेटिव बिहेवियर। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कोनेटिव बिहेवियर, और कोनेशन का मतलब होता है मोटार बिहेवियर। कोनेशन का मतलब है मोटार बिहेवियर और मोटार एक्टिविटी। और मोटार बिहेवियर और मोटार एक्टिविटी का यहाँ मतलब ये है, मोटार का मतलब होता है मस्कुलर। वो सारी एक्टिविटीज जिसको करने के लिए हमारे शरीर की मसल्स काम करती है, उसे हम क्या कहेंगे? मोटार बिहेवियर कहेंगे या कोनेटिव बिहेवियर कहेंगे। जैसे कि कौन कौन सी एक्टिविटी में हमारे शरीर की मसल्स काम करती है? जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, है ना, दौड़ना, भागना, तैरना, इन सब गतिविधियों में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है। वो हर एक्टिविटी जिसमें हमारे शरीर की मसल्स काम करेगी उसे हम क्या कहेंगे? मोटार एक्टिविटी कहेंगे, मोटार बिहेवियर कहेंगे। और मोटार बिहेवियर क्या है? एक कोनेटिव बिहेवियर है। तीसरा जो टाइप है वो है अफेक्टिव बिहेवियर, और अफेक्ट का मतलब है यहाँ पे इमोशन। इफेक्ट का मतलब होता है इमोशन। इमोशन को भी आगे जाके दो प्रकार के इमोशन बताए हैं। पहला है प्लीजेंट इमोशन, दूसरा है अनप्लीजेंट इमोशन। प्लीजेंट इमोशन किसे कहेंगे? वो सारे इमोशन जिसके जिसके अंदर आदमी को क्या होता है? अच्छा अच्छा फील होता है, जैसे कि हैप्पी है, जॉय है, ग्लैड है, लव, हंसना, लाफ्टर, आशावादी होना, ऑप्टिमिस्ट होना, होपफुल होना, कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे प्लीजेंट बिहेवियर कहलाएंगे, प्लीजेंट इमोशन कहलाएंगे। और जो दूसरा इमोशन है वो है अनप्लीजेंट इमोशन। दूसरा जो पार्ट है वो है अनप्लीजेंट, और अनप्लीजेंट इमोशन में क्या होगा? आदमी हमेशा उदास, हताश, डिप्रेस, सोरो, है ना, दुख दर्द में ही बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनप्लीजेंट इमोशन कहेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या, एक सिंपल डेफिनेशन दे दी। सिंपल डेफिनेशन में बताया कि साइकोलॉजी का मतलब है पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी का मतलब है पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। हमने पहले ही बता दिया कि लोगोस का मतलब होता है साइंस, है ना? तो साइंस ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर, साइंस ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर किसने कहा था? ये वॉटसन ने बताया। वॉटसन ने बताया कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर। साइंस ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर का मतलब है कि जो बिहेवियर के तीनों कंपोनेंट है वो तीनों कंपोनेंट पॉजिटिव होने चाहिए। अगर तीनों कंपोनेंट पॉजिटिव है तो वो क्या कहलाएगी? साइकोलॉजी कहलाएगी। और तीनों कंपोनेंट में या एक से अधिक कंपोनेंट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाएगी तो वो साइकेट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी। वो सारे मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा, और एबनॉर्मल बिहेवियर को अपन क्या कहेंगे? अपन साइकेट्रिक कहेंगे। ठीक है ना? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में जो पहली ब्रांच है वो है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में क्या बताया है? अब इसको पढ़ने से पहले अपन एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमने बोल तो दिया कि एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, और उसमें भी तीन तरह के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, कोग्निटिव, कोनेटिव, इफेक्टिव। लेकिन ये पॉसिबल है, आप लोगों ने ऑलरेडी जीएनएम में, बीएससी में, पोस्ट बीएससी में साइंस साइकोलॉजी पढ़ा है, लेकिन आप किसी के बिहेवियर की स्टडी कर पा रहे हो? शायद नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि कोई भी साइंस, कोई भी चीज को स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होते हैं टूल्स, या हमें जरूरत होती है कुछ एक टेक्निक्स, या हमें जरूरत होती है कुछ एक मेथड्स, है ना, या हमें जरूरत होती है कुछ एक थ्योरीज की। अगर हमारे पास में ये सारी चीजें हैं, या मान लो कुछ एक प्रिंसिपल्स, है ना, या रूल्स, है ना, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है
किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए। आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो, एक मैकेनिक है, उसको बाइक ठीक करने का, बाइक के इंजन को खोलने के लिए क्या चाहिए? टूल्स चाहिए, है ना? बगैर टूल्स के वो काम नहीं कर सकता। जब वो नहीं कर सकता है तो हम बिहेवियर की स्टडी कैसे करेंगे, है ना? तो हमें भी बिहेवियर की अगर स्टडी करनी है या बिहेवियर के कोई भी कंपोनेंट की स्टडी करनी है, तो हमें कुछ एक रूल्स को फॉलो करना होता है, कुछ एक टूल्स की ज़रूरत होती है, कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ थ्योरीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कि हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं बिहेवियर की, है ना? तो शायद जनरल साइकोलॉजी बताया गया है। जनरल साइकोलॉजी में क्या हुआ है? जनरल साइकोलॉजी का मतलब होता है कि आदमी के जो नॉर्मल बिहेवियर है, उसका पता लगाने के लिए हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, रूल्स, टूल्स, टेक्निक, थियरीज का इस्तेमाल करते हैं। कि आदमी का जो नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न है, वो किस तरीके का होता है ना? एक नॉर्मल आदमी है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसके बिहेवियर का पता लगाने के लिए अगर हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, रूल्स, टूल्स, टेक्निक, थियरीज का इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहलाएगा जनरल साइकोलॉजी, है ना? आपको लगता होगा, अरे यार इसको इतना सर क्यों खींच रहे हैं, है ना? इसमें तो सवाल आता ही नहीं है, तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी दिसंबर 2022 में कोल इंडिया नागपुर के पेपर में पहली शिफ्ट में जनरल साइकोलॉजी के बारे में सवाल आ गया था। एज इट इज डेफिनेशन आ गई थी इसकी, है ना? तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको बता रहा है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन आपके बिहेवियर में से एक सवाल पूछा गया था, कि एक बार सवाल आ गया था कि ए रेस्पॉन्स टू एन टुमुलाई, ए रेस्पॉन्स टू ए टुमुलाई क्या कहलाएगा? और वहां पे 4-5 ऑप्शन दे दिए, एटीट्यूड कहलाएगा, या बिहेवियर कहलाएगा, या मेमोरी कहलाएगा, या नन ऑफ अबोव कहलाएगा। तरीके से सवाल आ गया, है ना? एक बार आरपीएससी में भी सवाल आया हुआ कि मेमोरी है जो कौन से कंपोनेंट से बिलोंग करती है, मतलब कौन से बिहेवियर के कंपोनेंट से बिलोंग करती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं साइकोलॉजी और साइकेट्रिक में पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। दूसरी ब्रांच है वो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एबनॉर्मल आदमी के बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर का पता लगाने के लिए साइकोलॉजी में हम जिस टूल्स, टेक्निक, प्रिंसिपल, रूल, थ्योरीज का इस्तेमाल करेंगे, वो सारा क्या कहलाएगा? वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहलाएगा। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे? हमें ये पता लगाना है कि भाई ये पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी आदमी के अंदर आई क्यों आई, है ना? अगर आ गई है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है ना? तो इस सब चीज़ों का पता लगाने के रूट कोज फाइंड आउट करने के लिए, या हमें ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प मिले, इस चक्कर में हम क्या करते हैं? एबनॉर्मल साइकोलॉजी ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं। जो थर्ड ब्रांच है वो है सोशल साइकोलॉजी। और सोशल जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इस ब्रांच का इस्तेमाल हम सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए करेंगे, और उसमें क्या पता लगाएंगे कि भाई सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं जो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं, उनका सोशलाइजेशन पैटर्न कैसा है, उनके बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी है, और इन सब का पता किससे लगाएंगे? टूल, टेक्निक, मेथड या थ्योरीज के हेल्प से लगाएंगे, ठीक है ना? से हम क्या लगा देंगे? ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी है जो बहुत सारी फैमिलीज से मिलके बनी है ना? इसलिए सोशल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? क्राउडेड बिहेवियर का पता लगाते हैं। जब बहुत सारे लोगों का बिहेवियर होता है, बहुत सारी फैमिलीज के बारे में हमें जानना है कि उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, तब हम सोशल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में बताया कि साइकोलॉजी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, टूल्स है, टेक्निक्स है, इनका क्लिनिकल सेटअप में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पे एबनॉर्मल पेशेंट रहते हैं, मतलब एबनॉर्मल पेशेंट के ऊपर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उनके एडजस्टमेंट को किस तरह से बढ़ाया जाए, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट प्रोसेस को किस तरह से हैंडल किया जाए, उनकी किस तरह से काउंसलिंग की जाए, है ना, और एडजस्टमेंट एबिलिटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके लिए हम क्लिनिकल क्लिनिक्स में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, टूल्स, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है पैरा साइकोलॉजी। पैरा का मतलब होता है एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी का मतलब है यहाँ पे कि वो साइकोलॉजी की ब्रांच जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से रिलेटेड है। साइकोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं, या साइकोलॉजिकल टूल, टेक्निक, मेथड्स का अगर इस्तेमाल हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से रिलेटेड चीजों के लिए करें, तो वो क्या कहलाएगी? पैरा साइकोलॉजी कहलाएगी।
जैसे कि रीबर्थ आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर एक विलेज में किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसको अपना पिछला जन्म याद है। तो ऐसे लोगों के बिहेवियर की स्टडी किसके अंदर करते हैं? हम पैरासाइकोलॉजी के अंदर करते हैं। टेलीपैथी टेलीपैथी एक ऐसा माध्यम है कि बगैर कोई डिवाइस के, बगैर कोई कम्युनिकेशन मीन्स के आदमी अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचा देता है। उसे हम कहते हैं टेलीपैथी। तीसरा पता है प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन का मतलब है कि पहले से ही आभास हो जाना। प्रीकॉग्निशन में क्या होता है? आदमी को पहले से ही आभास हो जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है ना? कोई अच्छा घटने वाला है तो उसको पहले से ही आभास हो जाएगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, उसको अपन कहेंगे प्रीकॉग्निशन। इसका जस्ट उल्टा है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन में ऐसा आभास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये भी पहले से ही पता चल जाता है ना? तो ये सारे क्या है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। और एक्स्ट्रा सेंसरी का मतलब क्या होता है? कि अदर देन 5 सेंस ऑर्गन, अगर 5 सेंस ऑर्गन के अलावा हमें किसी चीज़ों का आभास होता है, किसी चीज़ों का पता लग जाता है, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की कैटेगरी में आएगी, पैरा एब्नॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में आएगी। और इन सारी एक्टिविटी की स्टडी के लिए जिस ब्रांच का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पैरा साइकोलॉजी कहेंगे। फिर है नेक्स्ट साइकोकाइनेसिस। साइकोकाइनेसिस क्या है? साइकोकाइनेसिस एक ऐसा पावर है, ब्रेन का एक ऐसा पावर है, जिसके तहत आदमी क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल फॉर्म में चेंजेस ले आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल फॉर्म में चेंजेस ले आना ही क्या है? साइकोकाइनेसिस है। जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि बहुत सारे हैं जो अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके चीज़ों को हवा में उठा देते हैं, है ना? साइकिक पावर का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं? जैसे स्पून है उसको बेंड कर देते हैं। साइकिक पावर का इस्तेमाल करके क्या होता है? कैंडल को बुझा देते हैं, है ना? तो वो सब क्या कहलाएगा? वो सारा कहलाता है साइकोकाइनेसिस। ऐसा पावर जिसका इस्तेमाल करके आदमी दूर बैठा है और बगैर किसी चीज़ के, बगैर फूँक मारे हुए अगर मोमबत्ती बुझ जाती है ना? सिर्फ़ साइकिक पावर से, अपने ब्रेन के पावर से, तो वो साइकोकाइनेसिस कहलाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो कि आत्माओं से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो भी पैरासाइकोलॉजी के अंदर आएगा, वो भी पैरा एब्नॉर्मल बिहेवियर है। और नेक्स्ट है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आदमी को अच्छा आभास भी होता है और बुरा आभास भी होने लगता है। अच्छा और बुरा दोनों तरह के उसको पता लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो भी पता चल जाता है, और कुछ बुरा होने वाला है तब भी उसको पता चल जाता है, उसको हम बोलेंगे क्लेयरवॉयंस। तो इन सारे बिहेवियर की स्टडी के लिए जिन टूल, टेक्निक, मेथड्स का इस्तेमाल हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से रिलेटेड चीज़ों के लिए करते हैं, तो उसको कहेंगे पैरासाइकोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी अभी कोल इंडिया जो दिसंबर 2022 में एग्जाम हुआ था नागपुर वाला, उसमें ये भी पूछा गया था एक। नेक्स्ट है जियो साइकोलॉजी। नेक्स्ट का मतलब है जियो साइकोलॉजी, और जियो का मतलब है जियोग्राफी। यहाँ जियो का मतलब है जियोग्राफी। और जियोग्राफी की हम स्टडी के लिए कि भाई अलग अलग जियोग्राफी में रहने वाले लोग का बिहेवियर कैसा रहता है, अलग अलग जियोग्राफी में रहने वाले लोगों के बिहेवियर की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल मेथड, टूल, टेक्निक, प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जियो साइकोलॉजी कहलाएगा। कि अलग अलग मिट्टी में रहने वाले, अलग अलग क्लाइमेट में रहने वाले, अलग अलग जियोग्राफी में रहने वाले लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, उनका सोशलाइजेशन पैटर्न कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा होता है, ठीक है ना? जैसे पहाड़ों पे रहने वाले लोगों की बोलचाल कैसी है ना? मैदानों में रहने वाले लोगों की बोलचाल कैसी है? गाँव में रहने वाले लोगों का व्यवहार कैसा है? शहरों में रहने वाले लोगों का व्यवहार किस तरह का है ना? तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं? जियो साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और जियोग्राफी के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अलग-अलग जियोग्राफी में रहने वाले लोगों के बिहेवियर की स्टडी हम करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड जेनेटिक साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल एंड जेनेटिक साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल एंड जेनेटिक साइकोलॉजी। डेवलपमेंट को आपको पता है कि डेवलपमेंट को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने स्टेजेस वाइज स्टडी किया है। स्टेजेस वाइज क्या किया है? स्टडी किया। जैसे सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने क्या करा? 20 साल तक के टाइम पीरियड को 5 स्टेजेस में बांट दिया। एरिक्सन थे, उन्होंने क्या करा? पूरी लाइफ स्पान को ही 8 स्टेजेस में बांट दिया, है ना? तो साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? डेवलपमेंट को स्टेजेस वाइज स्टडी करते हैं, और इनको डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए जो स्टेजेस है ना, उसको हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या जेनेटिक साइकोलॉजी कहते हैं, है ना? इसमें अलग-अलग स्टेज में जाके देखा जाता है कि भई क्या-क्या डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ,
और कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसका कारण क्या था, और कुछ एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ तो भी उसके पीछे कारण क्या था। इन सब का पता हमें किससे लगता है? डेवलपमेंटल या जेनेटिक साइकोलॉजी में लगता है। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपने भूल भुलैया पिक्चर देखी है ना? उसमें अक्षय कुमार है जो बस से जाता है और ये पता लगाता है कि विद्या बालन जब स्कूल में थी तो कैसा बिहेव था, जब अपनी दादी के साथ रहती थी तो कैसा बिहेव था, है ना? दोस्तों के साथ कैसा बिहेव था। ठीक उसी प्रकार से साइकियाट्रिक में भी हम क्या करते हैं, जन्म से लेकर जब वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई, तब तक की अपन डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल या जेनेटिक साइकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है कि इसमें हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, टूल्स, टेक्निक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एजुकेशन सेटअप में करते हैं। और क्यों कर रहे हैं? ताकि टीचिंग लर्निंग एबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको और किस तरीके से अपन इफेक्टिव बना दे, है ना? उससे क्या होगा? टीचर को भी बेनिफिट होगा और स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा। तो उसके लिए क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो एजुकेशन सेटअप में अगर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, टूल, टेक्निक का इस्तेमाल होता है तो उसे कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का मतलब है कि इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों के लिए। अब इंडस्ट्री में कौन रहते हैं? वर्कर रहते हैं, लेबर रहते हैं, है ना? तो उन लोगों के या एम्प्लॉय रहते हैं। तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर की स्टडी के लिए जिस ब्रांच का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, टूल्स, टेक्निक्स, थियरीज का इस्तेमाल अगर हम इंडस्ट्रियल सेटअप में करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहलाएगी। अब क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं जिनको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली एब्सेंट हो जाते हैं। बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो कि बैड हैबिट रहती है, जिनको ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ठीक है? और भी बहुत तरह के नशे में पड़ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में और एक बात बताई है कि अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर इंडस्ट्री में अपन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, टूल, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए, लोगों का प्रमोशन किस प्रकार किया जाए, है ना? उन सब के लिए भी अपन क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? जैसे इसमें और बताया है कि टेस्ट है, लोग कंज्यूमर का टेस्ट है, उनका इंटरेस्ट है, उनका पता लगाने के लिए भी हम साइकोलॉजिकल टूल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट ब्रांच है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी क्या है? नाम से ही अपने को पता चलता है कि लीगल का मतलब है एक साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्रिमिनल्स या क्लाइंट या विटनेस के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अब मान लो कोई क्रिमिनल है, उसने क्या किया? तो क्राइम कमिट कर दिया। अब लेकिन क्राइम करते टाइम उसके दिमाग में ऐसा क्या चला था? क्यों उसने मर्डर कर दिया, है ना? या कोई पर्टिकुलर चोरी कर दी या बहुत बड़ा हादसा में वो मतलब जिम्मेदार था, तो कारण क्या था? ऐसा उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसके पीछे कारण क्या है? उन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए लीगल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ना? कि रूट कॉज़ पता करने के लिए क्राइम किया है तो इसका रूट कॉज़ क्या है? ऑफेंस हुआ है तो उसका रूट कॉज़ क्या है ना? कोई डिस्प्यूट हो रही है तो उसका रूट कॉज़ क्या है? तो इन सब के लिए जिस ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहेंगे लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में भी साइकोलॉजिकल टूल, टेक्निक, प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम विटनेस का बिहेवियर जान सके, क्रिमिनल का बिहेवियर जान सके और क्लाइंट्स का बिहेवियर जान सके। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में अपन क्या करते हैं? बायोलॉजिकल बेसिस क्या है बिहेवियर का, इसके लिए जिस ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं उसको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कहेंगे। और इसमें क्या होता है? इसको स्टडी करने से हमें बॉडी और माइंड के बीच में क्या क्लोज रिलेशनशिप है उसका पता चल जाएगा। कोई ऑर्गन हमारा शरीर के अंदर ज़्यादा काम कर रहा है तो उसका हमारा बिहेवियर पे क्या असर पड़ रहा है, और कम काम कर रहा है तो क्या असर पड़ रहा है, वो भी हमें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी क्या है? मिलिट्री साइकोलॉजी का मतलब है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, टूल, टेक्निक का इस्तेमाल अगर हम मिलिट्री साइंस में करते हैं, मिलिट्री सेटअप में करते हैं, आर्मी पर्सनल के ऊपर करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? मिलिट्री साइकोलॉजी कहलाएगी। मिलिट्री साइकोलॉजी में
का इस्तेमाल जनरली क्यों किया जाता है? क्योंकि वार के टाइम में सोल्जर और सिटीजन का मोरल बना रहे, ठीक है? सोल्जर और सिटीजन का मोरल बनाने के लिए हम मिलिट्री साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मिलिट्री में किस प्रकार के लोगों को रिक्रूट करना है, मिलिट्री में जो सोल्जर है उनमें लीडरशिप क्वालिटी किस प्रकार से डेवलप करनी है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को किस प्रकार से बना के रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जिस ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं उसे हम मिलिट्री साइकोलॉजी कहेंगे। थैंक यू। आप हमारे सॉफ्टवेयर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और iOS पे भी हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर आप हमारे क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे की क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।